चलो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं अनकंसनेबल ट्रांजेक्शन क्या होता है। जब अनकंसनेबल ट्रांजेक्शन की बात करते हैं तो इसको हम रिलेट करते हैं एक्सेसिव या बहुत ज्यादा आप अनड्यू एडवांटेज की बात कर रहे हैं। अनड्यू एडवांटेज तो होगा ही, लेकिन आप एक्सेस बेनिफिट लेने की बात करते हैं। एक्सेसिव बेनिफिट या फिर अनरीजनेबल बेनिफिट ले रहे हैं सामने वाली पार्टी से। और ये किस केस में हो सकता है, क्योंकि आप एक डोमिनेंट पोजीशन पे हैं और डोमिनेंट पोजीशन पे और दूसरी तरफ आपकी जो दूसरी पार्टी है वो पार्टी क्या है, या तो बहुत ज्यादा ओल्ड एज के सिचुएशन में है, या फिर इलनेस के सिचुएशन है, बीमार है, या फिर मेंटली उतना वो कैपेबल नहीं है कि किस तरह से डिसीजन लेना है। तो उस केस में एक्सेसिव बेनिफिट वीकर पार्टी का लिया जा सकता है। तो जब भी एक्सेस बेनिफिट लिया जाएगा वीकर पार्टी, अब एक्सेसिव बेनिफिट का मतलब क्या है, जैसे 1 करोड़ के प्रॉपर्टी आपने 10,000 में ले लिया, ठीक है, तो इसमें आप क्या कह सकते हैं कि एक्सेसिव बेनिफिट यहाँ पे लिया गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पे 10% होना चाहिए आपने वहाँ पे 20, 30, 40, मतलब अब एक्सेसिव के कंडीशन में देखेंगे तो उसको कंसिडर करना पड़ेगा कि जनरली हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है, और उस हिसाब से हम कंपेयर कर लेंगे कि इसको एक्सेसिव में कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जब भी एक्सेसिव की बात आती है या फिर अनरीजनेबल बेनिफिट की बात आती है तो उसी टर्म में हम अनकंसनेबल ट्रांजेक्शन को कंसिडर करते हैं। तो इफ डोमिनेंट पार्टी और स्ट्रॉन्गर पार्टी टेक एन एक्सेसिव एडवांटेज और मेक एन एक्स्ट्राविटेंट प्रॉफिट आउट ऑफ वीकर पार्टी, और वीकर पार्टी किस वजह से, वीकर पार्टी का डेफिशिएंसी इन मेंटल कैपेसिटी हो सकता है। और मेंटल कैपेसिटी में डेफिशिएंसी जैसे मैंने बताया कि ओल्ड एज की वजह से हो सकता है, इलनेस की वजह से हो सकता है, फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। तो अगर इन वजहों से वो किसी न किसी तरह से सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पा रहा है, और जो डोमिनेंट पार्टी स्ट्रॉन्ग पार्टी उसका एक्सेसिव बेनिफिट रहा है, तो इसको हम अनकंसनेबल ट्रांजेक्शन के नाम से जाना कंसिडर करते हैं, या फिर अनफेयर ट्रांजेक्शन भी इसको कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, अगर इस तरह का कोई ट्रांजेक्शन किया गया है तो अगर इसमें प्रूव करना होगा कि नहीं अनड्यू एडवांटेज नहीं लिया गया है, यानी जो डोमिनेंट पार्टी है एक तरफ वो कहेगी कि अनड्यू एडवांटेज मैंने नहीं लिया है, दूसरी तरफ वीकर पार्टी क्लेम कर सकती है कि अनड्यू एडवांटेज लिया गया है। तो इसमें प्रूफ किसको करना पड़ेगा कि अनड्यू एडवांटेज नहीं लिया गया है, डोमिनेंट पार्टी या वीकर पार्टी को? ये प्रूफ का बर्डन किसके ऊपर आएगा? नहीं, डोमिनेंट पार्टी को प्रूव करना होगा कि वो ने उसने किसी भी तरह से दबाव बना के ये ट्रांजेक्शन नहीं किया है, याद रखना। तो डोमिनेंट पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा कि वीकर सेक्शन का जो कंसेंट है बिना अनड्यू इन्फ्लुएंस किए हुए लिया गया है। तो बर्डन लाइज अपॉन डोमिनेंट पार्टी टू प्रूव दैट he did not unduly snatch the consent of other party, मतलब snatch मतलब छीनना, कंसेंट उसने नहीं लिया है जोर जबरदस्ती करके। अब देखते हैं हम पर्दा नशीन लेडीज। पर्दा नशीन लेडीज का हमने जिक्र किया था पहले भी। तो पर्दा नशीन लेडीज या फिर आउटसाइडर्स, इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? पर्दा नशीन लेडी का मतलब ये वो महिला है जो जनरली जो भी कम्युनिकेशन है वो पर्दे के अंदर से करती है, ठीक है। पर्दे के अंदर से मतलब बाहर ये नहीं आते हैं, और अंडर द वेल या फिर कर्टन के अंदर से अपना जो भी सलाह है, मशवरा है, बातचीत है, ये किया जाता है। और जनरली इस तरह का ट्रांजेक्शन भी हम देखते हैं पर्दा नशीन लेडीज के साथ। तो कोई डॉक्यूमेंट वगैरह भी साइन वाइन कराना होता है तो हम डायरेक्टली उनको बाहर भी नहीं आने देते हैं, उनसे साइन करा के ले आते हैं। इनको हम कंसिडर करते हैं कि उनके पास उतना नॉलेज नहीं है, या फिर उतना डिसीजन मेकिंग के लिए कैपेबल नहीं है। तो अब यहाँ पे हम कंसिडर क्यों कर रहे हैं पर्दा नशीन लेडीज को? क्योंकि यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि अगर पर्दा नशीन लेडीज के साथ कोई ट्रांजेक्शन किया जा रहा है तो उस ट्रांजेक्शन का या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट किस तरह से होने वाला है। तो एक तो हमने बता दिया कि किसी रिलीजियस या फिर उनका जो कल्चर है उसके वजह से इनका इस तरह से रहन सहन का तरीका है, पर्दे के अंदर से बातचीत करना, बाहरी लोगों से कोई कम्युनिकेशन नहीं करना, कम्युनिकेशन विथ एनी मेल स्ट्रेंजर फ्रॉम बिहाइंड द स्क्रीन, मतलब पर्दे के भीतर से बात करना। सी इज अ लेडी हु केप्ट अंडर पर्दा, पर्दा के अंदर रहने वाली महिलाएं हैं।
ड्यू टू रिलीजियस या फिर फैमिली का कस्टम हो सकता है। तो ये रीजन है कि क्यों वो पर्दे के अंदर रहती हैं, उनका रिलीजियस या फिर फैमिली का कोई रूल्स रेगुलेशन हो सकता है। तो वे आउटसाइडर के साथ मिक्सअप नहीं हो सकती हैं, और उनको हम कंसीडर करेंगे कि जो भी आउटसाइड वर्ल्ड है उसके बारे में वो उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं रखती हैं। इसके अलावा जब हम वुमेन की बात करते हैं, वो वुमेन, ये केस भी है, ठीक है, वो वुमेन जो कोर्ट में अपना एज ए एक एविडेंस के रूप में प्रमाण देती है, या फिर जो मकान है उसके पास, और मकान में जो किराएदार रह रहे हैं, तो किराएदार से रेंट का फिक्सेशन कर सकती है, रेंट का निगोशिएशन कर सकती है, या रेंट चार्ज कर रही है उस टाइम पे, या फिर किसी बिजनेस में, बिजनेस की डीलिंग में पार्टिसिपेट कर रही है, और मेल पर्सन से भी कन्वर्सेशन हो रहा है, बातचीत हो रहा है, इसके अलावा मतलब अदर देन फैमिली मेंबर। तो जब बाहरी व्यक्तियों के साथ इसका कनेक्शन होता है, बातचीत होता है, तो उस कंडीशन में इस तरह की महिला को पर्दानशीन औरत, पर्दानशीन लेडी नहीं कंसीडर किया जाएगा। लेकिन जब भी इसका बाहरी व्यक्तियों के साथ किसी तरह से कनेक्शन नहीं है, तो उस केस में इसको पर्दानशीन लेडी कहा जाएगा। लेकिन जब भी ये कोर्ट में कोई एविडेंस देते हैं, या फिर बिजनेस डीलिंग करते हैं, या फिर इनके पास कोई रेंटल प्रॉपर्टी है, उसका रेंट का अमाउंट फिक्स करते हैं, या रेंट चार्ज करते हैं टीनेंट से, किराएदार से, तो उस केस में हम इनको पर्दानशीन लेडी कंसीडर नहीं करेंगे। अब ये बात आ गई कि यहाँ पे पर्दा नसीन इज अ क्वेश्चन फॉर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि पर्दा नसीन लेडी को क्या पर्दे में रहने से हम कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पे हम तथ्यों के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि वो है कि नहीं है। जैसे अभी हमने पहले वाले पार्ट में हमने डिफाइन किया कि किस तरह से एक पर्दा नसीन को डिफाइन किया गया है, ठीक है। दूसरे वाले में देखा है कि हमने कैसे अगर आउटसाइड वर्ल्ड से उसका कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उस केस में उसको हमने पर्दा नसीन कंसिडर नहीं किया। तो इसको हम कहते हैं कि द क्वेश्चन वेदर अ लेडी इज पर्दानसीन और नॉट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब यहाँ पे उसके सामने, या फिर उसके आसपास, या उससे होने वाले सराउंडिंग सिचुएशन किस तरह से हैं, वो सराउंडिंग और सिचुएशन के बेसिस पे ही हम डिसाइड करेंगे कि वो लेडी पर्दा नशीन है या नहीं है। तो यानी उस लेडी का ट्रेनिंग हो सकता है, हैबिट ऑफ माइंड हो सकता है, या सराउंडिंग सरकमस्टांसेस, ये कुछ एलिमेंट है जो हम कंसीडर करेंगे डिसाइड करने के लिए पर्दा नशीन लेडी को। इसके बाद है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, तो कोई भी पर्सन पर्दा नशीन लेडी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उसको प्रूव करना होगा कि किसी तरह से वो कंसेंट लेने में अनडियो इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल नहीं किया गया है। किसको? जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है पर्दा नशीन लेडीज है, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि किसी तरह से अनडियो एडवांटेज या फिर अनडियो इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल, प्रयोग नहीं किया गया है उसका कंसेंट लेने के लिए। इसके अलावा उसको ये सेटिस्फाई भी करना पड़ेगा कि सारे टर्म्स एंड कंडीशन उसको बताया गया है और समझाया गया है। इवन इतना ही सफिशिएंट नहीं है, बताया गया समझाया गया के बाद उसको वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन समझ में भी आने चाहिए। तो जब इतना कंडीशन फुलफिल होगा, तब हम कॉन्ट्रैक्ट को एक वैलिड कंसिडर करेंगे। मोर ओवर, इसके अलावा he had to prove that she had full knowledge of nature of effect of transaction। ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। Where the deed is executed by पर्दा नशीन lady, it must be reasonably established that the deed was free and intelligent act of executant। तो पर्दा नशीन लेडी का जो एक्ट है वो फ्री था, किसी तरह से दबाव उस पर नहीं डाला गया। रिव्यूटल और रिफ्यूटेशन ऑफ प्रिजम्पशन। अब यहाँ पे अगर हमने दिखा दिया कि किस तरह से एक डोमिनेंट पार्टी कंसेंट ले रही है दूसरी पार्टी का, तो हम यहाँ बात करेंगे कि क्या क्या सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे जो डोमिनेंट पार्टी है उसको यहाँ कंसेंट को फ्री कंसेंट कंसीडर किया जाएगा, या फिर कंसेंट को नहीं कहा जाएगा कि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से लिया गया है। तो वंस इट इज शोन दैट डोमिनेंट पार्टी वाज इन अ पोजीशन टू यूज अनड्यू इन्फ्लुएंस, इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट ही मस्ट हैव यूज्ड द that position to obtain unfair advantage।
मतलब यहाँ पे जब अनड्यू इन्फ्लुएंस का मकसद क्या होगा कि अनफेयर एडवांटेज लें। देन द डोमिनेंट पार्टी कैन रिफ्यूट मतलब प्रूव रॉन्ग, मतलब गलत साबित करने का इसको अधिकार होना चाहिए। अगर कोई कहे कि आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया है, तो डोमिनेंट पार्टी के पास कुछ अधिकार होने चाहिए, राइट होने चाहिए, जिसके बेसिस पे वो सामने वाली पार्टी को गलत प्रूफ कर सके कि नहीं, हमने अनड्यू एडवांटेज नहीं लिया है। तो इसी को हमने कहा है रिव्यूटल या फिर रिफ्यूटेशन। तो आप हमें आपको यहाँ पे गलत प्रूफ करना होगा। द प्रिजम्पशन बाय शोइंग दैट, अब आप यहाँ पे अपने को सही साबित कैसे करेंगे, यानी दूसरे को, मतलब जो सामने वाली पार्टी आपके ऊपर इल्जाम लगा रही है कि आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस लिया है, तो आपको सही साबित करना पड़ेगा खुद को। तो आप सही साबित कैसे करेंगे, या फिर सामने वाला पार्टी आपके ऊपर जो इल्जाम लगाया है गलत इल्जाम है, तो उसको गलत कैसे प्रूव करेंगे कि आपका इल्जाम गलत है। तो पहला है कि अगर आपने फुल डिस्क्लोजर किया है अग्रीड पार्टी को, क्या चीज के बारे में, जितने भी तथ्य हैं, रेलिवेंट फैक्ट हैं, वो हर चीज आपने मेंशन किया है, बताया है एग्रीड पार्टी को या फिर प्लेंटिफ या जो पीड़ित व्यक्ति है, बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट से पहले आपने सारे टर्म्स एंड कंडीशन उसको क्लियर कर दिए, नंबर वन। नंबर टू, द कंसिडरेशन ऑफ प्राइस वाज एडिक्वेट। ठीक है, हम यहाँ पे एडिक्वेट कह रहे हैं, ठीक है, एडिक्वेट, एंड द बार्गेन वाज नॉट अनकंसनेबल, मतलब हमने कुछ भी एक्सेसिव अमाउंट या फिर एक्सेसिव बेनिफिट लेने की कोशिश नहीं करी है। तीसरा है द वीकर पार्टी वाज इन अ पोजिशन टू रिसीव कॉम्पिटेंट इंडिपेंडेंट एडवाइस, मतलब जो वीकर पार्टी है वो फ्री था, उसके ऊपर किसी तरह से रिस्ट्रिक्शन नहीं था। किस बारे में? वो एक इंडिपेंडेंट एडवाइस ले सकता था। इट मीन्स कि अगर किसी पार्टी से कांटेक्ट करने जा रहा है, तो किसी से भी बातचीत कर सकता है, सलाह मशवरा ले सकता है कि ऐसे इस बात है और ये मुझे टर्म्स एंड कंडीशन मिला है, क्या मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो वो इस पोजीशन में हो वीकर पार्टी कि वो इंडिपेंडेंट एडवाइस ले सके। कब? बिफोर द एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट से पहले ये काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमें उसे प्रूव करना है कि हमने उसको प्रॉपर टाइम दिया था, उस टाइम में वो कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले डिस्कस कर सकते थे। एंड हिज कंसेंट वाज फ्री, मतलब उसका कंसेंट क्या हो गया? फ्री हो गया इस केस में। तो ये तीन बातें हम कंसीडर करेंगे जब अनड्यू इन्फ्लुएंस को हमें प्रूव करना होगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल नहीं किया गया है। क्लियर? क्या क्या चीजें हैं? आप डिस्क्लोज करेंगे सारे टर्म्स एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट से पहले। दूसरी तरफ एडिक्वेसी ऑफ प्राइस या कंसिडरेशन को मेंशन किया जाएगा, और ये भी मेंशन किया जाएगा कि वो एक्सेसिव नहीं है। और तीसरा, सामने वाली पार्टी के पास इतना सफिशिएंट टाइम हो कि वो इंडिपेंडेंट जजमेंट कर सके और इंडिपेंडेंट एडवाइस भी ले सके। तो ये तो बातें हो गई हमारी कोर्सन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? कुछ डिफरेंस होगा, क्योंकि है तो दोनों चीज, दबाव बना के बेनिफिट लेने का या फिर कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, एग्रीमेंट बनाने का। तो पहला हम डिफरेंस रिलेशनशिप के बेसिस पे देख लेते हैं। तो रिलेशनशिप के बेसिस पे ये बताओ, क्या कोर्सन में दो पार्टी के बीच में किसी तरह से रिलेशनशिप होना जरूरी है? क्या कोई एक अथॉरिटी होना जरूरी है? नहीं। कोई अथॉरिटी या फिर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप की हमने बात किया था, वो इस कोर्सन में जरूरी नहीं है। लेकिन जब अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली रिलेशनशिप हो जाएगी, जैसे प्रिंसिपल या फिर टीचर, प्रिंसिपल और टीचर। इसके अलावा और क्या क्या एग्जाम्पल थे? ठीक है, और इसके बाद पेरेंट और सन, पेरेंट सन, और स्टूडेंट और टीचर, डॉक्टर पेशेंट। तो इस केस में आपके पास ये कई सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे हम कहीं ना कहीं किसी तरह से एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं। तो रिलेशनशिप का हमने दो तरीके से स्टेब्लिशमेंट किया था, एक अथॉरिटी के फॉर्म में और दूसरा वाला फ्यूडिशरी रिलेशनशिप के बारे में।
तो इन दोनों तरीके से आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में आपका रिलेशनशिप का होना जरूरी है किसी न किसी तरीके से, बाकी कोर्सन में ये रिलेशनशिप नहीं होगा। थ्रेट, कंसेंट जो लिया जाएगा, तो कोर्सन में साफ साफ दिखता है कि हम किसी न किसी तरह से दूसरे व्यक्ति के ऊपर दबाव डालते हैं, और वो दबाव किस तरह से हो सकता है, फिजिकल हो सकता है। कॉशन के केस में आपका जो भी इन्फ्लुएंस है वो फिजिकल इन्फ्लुएंस है। लेकिन अगर बात करते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस की, तो इसमें हम फिजिकल इन्फ्लुएंस की बात नहीं करते हैं, मेंटल इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस तरह से एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, या किसी न किसी तरह से हम जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। तो कनेक्टेड होने की वजह से हम किसी का गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पहले वाले में तो कोई कनेक्शन है ही नहीं, तो आप कुछ भी बोलेंगे कि मैं इस पोजीशन पे हूँ तो ऐसे कर दूंगा, तो उससे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप किसी को डराने धमकाने, या फिर उसमें हमने मर्डर की बात की थी, आप किसी को मर्डर करने की बात कर रहे हैं, तो इस तरह के आप एक्टिविटी कर रहे हैं, तो डायरेक्टली समझ में आ रहा है ये कहीं ना कहीं आप फिजिकल तरीके से प्रताड़ित करने की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया डिफरेंस आपका थ्रेट के बेसिस पे, कि जो कंसेंट आप लेना चाह रहे हैं तो वो थ्रेट हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, या फिर फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड है, या फिर उसको हमने, जो फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड है उसको हमने ऑफेंस का नाम दिया, तो वो ऑफेंस हो सकता है। लेकिन अगर बात करते हैं हम अनड्यू इन्फ्लुएंस की, तो कंसेंट जो अगर एक पार्टी का है वो डोमिनेटिंग पार्टी किस तरह से ले सकती है, ठीक है, तो मेंटल तरीके से हो सकता है। तो अगली पार्टी obtain dominating party by unfair advantage of his position over the other। टाइप ऑफ फोर्स, अब ये जो थ्रेट वाली बात है और टाइप ऑफ फोर्स है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। किस तरह से? थ्रेट में हमने देखा कि जो एक्ट है वो फॉरबिडन बाय लॉ होना चाहिए, या फिर पेनल कोड होना चाहिए, तो वो एक्ट किया जा रहा है, और यहाँ पे पोजीशन का फायदा उठाया जा रहा है, किसमें, अनड्यू इन्फ्लुएंस में। अब किस तरह से हम कोर्सन को अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से हम अनड्यू इन्फ्लुएंस को अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे फिजिकल वर्सेज मेंटल की हम बात करेंगे। तो फिजिकल प्रेशर या फिर वायलेंट फोर्स की बात होगी किसमें, कॉर्सन में। और अनड्यू इन्फ्लुएंस में मेंटल प्रेशर, या फिर इसी को हम बोलते हैं मेंटल कोर्सन, मेंटल कोर्सन, ठीक है। तो यानी क्योंकि दबाव तो ये भी है, तो कोर्सन का हमने इसमें भी नाम ले लिया, लेकिन उसके साथ हमने मेंटल कोर्सन का नाम दे दिया। रोल ऑफ थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी का रोल किस में हो सकता है, क्वेश्चन में हो सकता है। क्वेश्चन में हमने देखा था ना कि थ्रेट कहीं से भी आ सकता है, वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप बात करेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस की, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में कोई तीसरा व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। तो इन केस ऑफ क्वेश्चन थ्रेट प्रेशर कम फ्रॉम एनी थर्ड पार्टी, फ्रॉम अ थर्ड पार्टी हु इज स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, even it may be involved indirect threat to the aggrieved party for damaging the property of a person। aggrieved party की हम बात कर रहे हैं, लेकिन undue influence में undue influence एक्सरसाइज किया जाएगा by or against a person who is party to the contract। क्योंकि अब जब रिलेशनशिप की बात होगी तो रिलेशनशिप के कंसिडरेशन में ही इसको देखा जाएगा। अगर कोई थर्ड पार्टी इसमें भी आके इन्वॉल्व होती है तो भी इसको हम कंसिडर, वो अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई तो वो तुरंत कोर्सन का ही पार्ट बनेगा, ठीक है। तो नो स्ट्रेंजर इज इन्वॉल्व क्रिएटिंग मेंटल प्रेशर एक्सेप्ट द डोमिनेटिंग पार्टी हिमसेल्फ, सच प्रेशर इज डायरेक्टली क्रिएटेड ओनली ऑन द वीकर पार्टी। मिस रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करेंगे। तो मिस रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, कि आप किसी तथ्य को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो रिप्रेजेंटेशन पहले समझते हैं, फिर हम समझेंगे कि मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, या कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप दूसरे पार्टी को शेयर करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली एक तरह से ये कम्युनिकेशन है, कि आप इंफॉर्मेशन दूसरे पार्टी को शेयर कर रहे हैं।
कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले या कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पे, ठीक है, दोनों टाइम पे हो सकता है। या कॉन्ट्रैक्ट से पहले आप बता दें, या कॉन्ट्रैक्ट जब बना रहे हैं ड्यूरिंग उसी टाइम पे आप बता सकते हैं। जो इसेंशियल कंडीशंस है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्या चीज के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन को हमने स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बोल दिया, जो रिप्रेजेंटेशन के नाम में हम कंसीडर कर रहे हैं, जो सामने वाले पार्टी को आपको बताना है कॉन्ट्रैक्ट से पहले या कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे। जब आप इस रिप्रेजेंटेशन को रॉन्गली मेड, ठीक है, इंटेंशनली भी हो सकता है और अनइंटेंशनल भी हो सकता है, यानी इनोसेंटली एक जानबूझ के किया गया और एक बिना जानबूझ के किया गया। तो ये रिप्रेजेंटेशन दोनों तरीके से हो सकता है और इसी को हम कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि अब मिस रिप्रेजेंटेशन तो हुआ, चाहे आपने इंटेंशनली किया या फिर गलती से हुआ, मिस रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हो रहा है। So it may be noted that if a wrong representation is made willfully with the intention to deceive the other party, तो इसको हम फ्रॉड कहते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने अभी फ्रॉड डिस्कस नहीं किया, क्योंकि इसमें मिस रिप्रेजेंटेशन जब इंटेंशनली क्या कर रहे हैं, किसी को धोखा देने के लिए या फिर किसी को चीट करने के लिए यूज कर रहे हैं मिस रिप्रेजेंटेशन का, तो उसी को हम फ्रॉड कहते हैं। तो इसीलिए मैं कंसिडर किया कि पहले मिस रिप्रेजेंटेशन को समझ लिया जाए। ऑन द अदर हैंड, इफ इट इज मेड इनोसेंटली, यानी विदाउट इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी, इट इज कॉल्ड मिस रिप्रेजेंटेशन। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। जब आप किसी इंटेंशनली मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं धोखा देने के लिए, तो वो फ्रॉड में चला गया। लेकिन अगर आपने किसी को धोखा देने के इंटेंशन से आप इसने मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं किया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मिस रिप्रेजेंटेशन। In the latter situation, the party making wrong representation honestly believe it to be true। मतलब क्या है, उसको पता ही नहीं है ना, वो तो यही मान के चल रहा है कि हम जो भी बता रहे हैं समझा रहे हैं वो सही है। लेकिन सर इनोसेंट, हाँ बताओ। सर जैसे कि कोई धोखा देने के उद्देश्य से जानबूझकर सर वो गलती कर रहा है तो ये सर फ्रॉड हुआ। हाँ। और जो सर मतलब ऐसे मतलब हो जा रहा है तो मतलब वो वाला सर हो गया आपका। मिस रिप्रेजेंटेशन। जी सर। जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और उस इंफॉर्मेशन में आपका इंटेंशन किसी को धोखा देना नहीं है, तो ही उसको मिस रिप्रेजेंटेशन कहा जाएगा। रिप्रेजेंटेशन का मतलब इंफॉर्मेशन शेयर करना, जो भी आपके टर्म्स कंडीशन है कॉन्टेक्ट से रिलेटेड, वो आपने बता दिया, समझा दिया। अब यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है कि इनोसेंटली, मतलब कोई इंटेंशन नहीं है किसी को गलत चीज बताने का, और एक होता है कि मैं जानबूझ कर वो चीज कर रहा हूँ। तो जब आपने इनोसेंटली कर दिया, जब आपको खुद भी नहीं पता है कि वो गलत है, ये आप मान के चल रहे हैं कि जो मैं बता रहा हूँ समझा रहा हूँ वो सही है, 100% सही है, तो उस केस में उसको हम कंसिडर करेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन। लेकिन किसी को जानबूझ के आप गलत चीज बता रहे हैं ताकि उससे हम बेनिफिट ले सकें या फिर हम उसको धोखा दे दें, तो उसको आप कंसिडर करेंगे फ्रॉड में। जैसे एग्जांपल है, एक कार सेल कर रहा है वाई को और उसको इन्फॉर्म कर रहा है कि जो इसका माइलेज है वो माइलेज कितना है, 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर पर लीटर है, मतलब 1 लीटर में 18 किलोमीटर चली जाएगी पर लीटर ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी है। तो एक्स हिमसेल्फ ऑल्सो बिलीव दिस, मतलब जो बता रहा है, मान लो कोई सेल्समैन है और वो बता रहा है कि माइलेज कितना है, 18 किलोमीटर है पर लीटर में, तो उसको भी यही लग रहा है कि हाँ 18 किलोमीटर है, चलेगा 1 लीटर में। तो इट मीन्स कि इस केस में वाई फाइंड दैट, कार जो रन कर रही है, हाँ, तो वाई ने गाड़ी खरीदने के बाद देखा कि इसका माइलेज तो 12 किलोमीटर ही है 1 लीटर में, तो यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ कि फ्रॉड हुआ। एक्स ने वाई को कार के बारे में अपना डिटेल बता रहा है कि इस कार का जो माइलेज है या फिर जो एवरेज है, 1 लीटर में 18 किलोमीटर चल रही है। और जब वाई ने कार को खरीद लिया तो पता चल रहा है कि 18 नहीं 12 किलोमीटर ही चल पा रही है 1 लीटर पेट्रोल में। सर अगर उसको पता होगा तब तो सर ये हो सकता है फ्रॉड। अगर उसको एक्स पहले से एक्स अगर। एक्स ये मान के चल रहा है कि जो बता रहा है वो सही है, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम
हाँ, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन का केस है। मिस रिप्रेजेंटेशन बाई एक्स, ये मिस रिप्रेजेंटेशन किसके द्वारा किया गया? एक्स के द्वारा। इट मे बी नोटेड दैट रॉन्ग स्टेटमेंट टू बिकम misrepresentation need not be directly made to the other party। ठीक है, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट को अगर मिस रिप्रेजेंटेशन का कंसिडर किया जाए तो ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली हम अदर पार्टी को हम बताएं। हो सकता है कहीं और से भी ये इंफॉर्मेशन हम शेयर कर दें। इट इज सफिशिएंट दैट इफ इट इज मेड टू अ थर्ड पार्टी विद इंटेंशन टू कम्युनिकेट द अदर पार्टी। ठीक है, मतलब अगर रॉन्ग स्टेटमेंट कहीं से भी, जैसे र्यूमर या फिर अफवाह की बात कर लेते हैं, होता है अफवाह कहीं से भी आ जाती है। तो हमने यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट या मिस रिप्रेजेंटेशन की बात करी। मिस रिप्रेजेंटेशन कोई जरूरी नहीं कि सामने वाला पार्टी ही करे, वो सामने वाला पार्टी किसी और व्यक्ति से भी ये मिस रिप्रेजेंटेशन करा सकता है। तो इट इज सफिशिएंट इफ इट इज मेड टू अ थर्ड पार्टी, लेकिन ये इंटेंशन होगा कि विद इंटेंशन टू कम्युनिकेट इट टू द अदर पार्टी। मतलब ये हम चाह रहे हैं कि जो दूसरा पार्टी है, मैं डायरेक्टली नहीं बता के किसी और पर्सन के थ्रू उसको बता दूं, उसके नॉलेज में आ जाए। In case the father represented to his wife within the hearing of their daughter who has sui juris, मतलब फुल एज है और कैपेसिटी भी है, मतलब मेजर है कुल मिला के। दैट द proposed bridegroom was young man, मतलब जिससे हमारी मतलब बेटी की शादी होगी वो यंग है, नौजवान है। ऑल्दो ही वाज ओवर 60 years, वो 60 साल का है। ठीक है, फ्रॉड सर ये। हाँ। तो बिलीविंग दैट रिप्रेजेंटेशन द ब्राइड गेव हर कंसेंट, मतलब सुनने ये लगा। जो लड़की है वो कंसीडर कर रही है कि ठीक है, यंग है, मान लिया। इट वॉज हेल्ड दैट सच कंसेंट वॉज विटिएटेड बाई मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड। तो मिस रिप्रेजेंटेशन किसके द्वारा होगा? क्योंकि फादर ने रिप्रेजेंट किया अपने वाइफ को, ठीक है, और वाइफ के थ्रू डॉटर को गया। तो यहाँ डायरेक्टली फादर ने डॉटर को नहीं बताया, ये मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ किसके थ्रू? वाइफ के थ्रू। Contract Act define and classify misrepresentation into 3 groups। 3 ग्रुप में हमने डिफाइन किया है मिस रिप्रेजेंटेशन को, कि मिस रिप्रेजेंटेशन किस किस तरह से हो सकता है। पहला है पॉजिटिव असर्शन के थ्रू। पॉजिटिव असर्शन में क्या कंसीडर करेंगे? व्हेन अ पर्सन मेक अ पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट ऑनेस्टली, और खुद भी वो बिलीव कर रहा है, विश्वास कर रहा है कि वो सही है, ऑल्दो ट्रू दो इट इज फॉल्स। क्योंकि अब मिस रिप्रेजेंटेशन है तो गलत तो वो होगा ही होगा, लेकिन जो बता रहा है ये उसको भी नहीं पता है कि ये चीज गलत है। वो ऑनेस्ट या फिर इनोसेंट पर्सन है, वो सही मान के उसको पॉजिटिव तरीके से अपना ऑनेस्टली बता रहा है फैक्ट के बारे में। सच एक्ट अमाउंट टू मिस रिप्रेजेंटेशन। क्लियर हो गया कि कोई भी मटेरियल फैक्ट है, इंफॉर्मेशन है, आप खुद उसको विश्वास करके कि हाँ ये फैक्ट सही है, सामने वाले को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसको हम कहेंगे पॉजिटिव असर्शन। फॉर एग्जाम्पल, एक्स ने सेल किया अपने फॉर्म को वाई को, और बोलता है कि इस फॉर्म से आप 200 क्विंटल वीट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये जो भी फॉर्म है आप 200 क्विंटल प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन जब वाई को पता चला, अब यहाँ पे ये कंसिडरेशन है कि एक्स ने ये कंसिडर किया है कि जो मैं बता रहा हूँ सही है। मैं नहीं जानता कि इसमें सच्चाई कितनी है, लेकिन मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ वो सही है। बाद में वाई को पता चलता है कि इस फॉर्म से तो 100 क्विंटल का ही प्रोडक्शन हो पा रहा है वीट का। तो यहाँ एक्स ने मिस रिप्रेजेंटेशन दिया, और ये मिस रिप्रेजेंटेशन पॉजिटिव असर्शन की कंसिडरेशन में आएगा। दूसरा है ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ब्रीच ऑफ ड्यूटी का मतलब आप अपनी ड्यूटी से नकार रहे हैं। तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट इंटेंशन टू deceive which bring an advantage to the person who commit it by misleading the other to his prejudice या फिर injury। यहाँ पे आप किस तरह से कर रहे हैं काम? ताकि आप एक पर्सन का एडवांटेज ले सकें मिसलीड करके।
मिसलीड करके एडवांटेज लेने की बात कर रहे हैं। अब ये किस तरह से आप मिस रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। द रिप्रेजेंटर ऑलवेज अ ड्यूटी टू रिप्रेजेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेटमेंट, यानी जो स्टेटमेंट दिया गया उस स्टेटमेंट से रिलेटेड हो सकता है। दूसरा चीज हो सकता है कि जो रिप्रेजेंटर है मेक्स स्टेटमेंट वेदर निग्लिजेंटली, फ्रॉडुलेंटली या फिर इनोसेंटली, आप तीनों तरीके से भी आप स्टेटमेंट पेश कर सकते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव इज मिसलीड टू हिज प्रिजुडिस, मतलब आपने जो रिप्रेजेंटेशन दिया उसकी वजह से जो अदर पार्टी है वो मिसलीड हुई है या गुमराह हुई है, उसको इंजरी हुआ है। द रिप्रेजेंटर गेन्स एन एडवांटेज, यानी यहाँ पे जो रिप्रेजेंटर है उसको बेनिफिट भी मिला है। इफ अ पार्टी इज बाउंड टू डिस्क्लोज सर्टेन इंफॉर्मेशन बट ही डज नॉट डू सो, मतलब उसने ऐसा नहीं किया, सच नॉन डिस्क्लोजर वुड अमाउंट टू मिस रिप्रेजेंटेशन। तो वहां पे आपको कुछ चीजें बतानी थी, आपने वहां पे वो चीजें नहीं बताई, और उसके वजह से सामने वाली पार्टी ने आपको कंसेंट भी दिया, और एक पार्टी को बेनिफिट हुआ और दूसरी पार्टी को लॉस भी हुआ। सच सच ड्यूटी एग्जिस्ट बिटवीन इंश्योरर और इंश्योर्ड, इंश्योरेंस के केस में हमने इस तरह का केस देखा हुआ है, या फिर जनरली इस तरह का केस होता है कि हम सामने वाले पार्टी को क्या करते हैं कि हम उसके लॉस को भरपाई करने की बात करते हैं। बैंकर और कस्टमर के बीच में हो सकता है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, सेलर बायर के बीच में हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल एक्स सेल कर रहा है वाई को लैंड, और उसको बताया दैट ऑल द फार्म्स एंड लैंड वर फुली लेट आउट, मतलब ये पूरा जितना लैंड है हमने इसको रेंट पे दे दिया है, बट निग्लिजेंटली ओमिटेड टू इन्फॉर्म हिम दैट टेनेंट्स हैड गिवन नोटिस टू क्विट। पहले तो प्रॉपर्टी जितना भी था लैंड हमने सबको उसको रेंट पे दे दिया है या फिर एक तरह से लगान पे दे दिया है, तो उस पे जितने भी टेनेंट है या फिर किराएदार हैं उनको हमने नोटिस दिया है, लेकिन इसको बताना भूल गए। तो इस केस में एक्स इज लायबल फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि आपने यहाँ पे गलत इंटेंशन से ये काम किया। कॉजिंग टू मेड अ मिस्टेक अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, तीसरे तरीके से आप हो सकता है कि सब्जेक्ट मैटर में आप किसी न किसी तरह से मिस्टेक करें। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एवरी एग्रीमेंट मस्ट क्लियरली एंड अंडरस्टूड बाय द कंसर्न पार्टी, तो अदर पार्टी जो भी टर्म्स कंडीशन आप बना रहे हैं उसको समझ में आना चाहिए। इफ वन ऑफ द पार्टी कॉजेज टू अदर इवन इनोसेंटली to make the mistake regarding the nature of quality of the subject matter is it is considered to be misrepresented। जो आपका टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए और आसानी से वो समझ में आना चाहिए। चलो अब इसेंशियल्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि इसेंशियल में क्या क्या होना चाहिए। कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट को कंसीडर करेंगे कि इसमें मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है। पहला है कि ये इनोसेंटली होना चाहिए, जो रिप्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं वो रिप्रेजेंटेशन इनोसेंटली होना चाहिए। दैट ऑनेस्टली बिलीविंग दैट इट इज ट्रू, जैसे मैं किसी को इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ मेरा ये दायित्व होगा, या फिर मुझे ये मान के चलना होगा कि मैं इसके बारे में जो बता रहा हूँ वो सही है, मैं खुद ही वो समझ रहा हूँ वो सही है, तभी मैं सामने वाले को बता रहा हूँ। तो ऑनेस्टली बिलीविंग दैट ट्रू विदाउट इंटेंशन, दूसरी तरफ हमारा इंटेंशन किसी को धोखा देना नहीं है, पहला चीज हो गया। मिसरिप्रेजेंटेशन शुड बी ऑफ फैक्ट मटेरियल टू द कॉन्ट्रैक्ट। मिस रिप्रेजेंटेशन किस चीज का होगा, जो भी आपको इंफॉर्मेशन शेयर करना है, जो टर्म्स एंड कंडीशन शेयर करना है उसके रिगार्डिंग ही होना चाहिए। अ मेयर एक्सप्रेशन ऑफ वंस ओपिनियन इज नॉट ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। ओपिनियन को हम, किसी के विचार को हम फैक्ट के तरह या फिर स्टेटमेंट के तरह कंसिडर नहीं करेंगे। मेयर पफिंग एक्सप्रेशन सच एज businessmen usually make about their goods are not sufficient to avoid the contract। तो जहां पे भी अगर आपका एक्सप्रेशन होगा, ओपिनियन होगा, इस तरह से ओपिनियन की हम बात करेंगे, अगर ओपिनियन होता है तो वहां पे
उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा अनटिल अनलेस कि वहां पे कुछ मटेरियल फैक्ट हो जिसको आप प्रूव कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी अनट्रू। अब रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए तो फॉल्स तो होना ही चाहिए, अदरवाइज अब रिप्रेजेंटेशन सही है तो फिर मिस रिप्रेजेंटेशन कहाँ से होगा। तो पहला तो हो गया कि आपने वो सही तरीके से बताया ये जान के कि वो सही है, और मुझे भी वो चीजें सही पता है। दूसरा चीज कि वो फॉल्स होगा, कहीं ना कहीं टर्म्स एंड कंडीशन या जो भी चीज आपने बताया वो गलत होगा, अनट्रू। लेकिन फिर वही चीज कि वो जो पर्सन उसको एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है, वो ऑनेस्टली समझ रहा है कि वो सही चीज है। चौथा, रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू इंड्यूस, ये दूसरा पार्टी आपको एग्रीमेंट आपके साथ बना ले, कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ बना ले। एंड द अदर पार्टी मस्ट एक्टेड ऑन द फैक्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है, तो एक पार्टी चाहेगी कि एग्रीमेंट बन जाए और दूसरा पार्टी भी उसी रिप्रेजेंटेशन के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट को साइन करें। अ पार्टी कैन नॉट कंप्लेन ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन इफ ही हैड मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। आपने कोई मिस रिप्रेजेंटेशन किया और इनोसेंटली किया, ऑनेस्टली किया, तो एक तरह से गलती हुई, ठीक है, ऑनेस्ट मिस्टेक हुआ। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इस तरह से मटेरियल फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि वो इतना ज्यादा भी गहरा नहीं था कि आप उसको ऐसे पहचान न सकें। तो अगर इस चीज को आसानी से पहचाना जा सकता है तो उस केस में हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, यानी हम जो कॉन्ट्रैक्ट बन गया उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, जो अदर पार्टी है कंप्लेन नहीं कर सकती है अगर जहाँ पे ट्रूथ को, मतलब सच्चाई क्या है उसका पता लगाना आसान है। जब आसानी से उसको पता लगाया जा सकता है, इसको हम कहते हैं विथ ऑर्डिनरी डिलीजेंस। ऑर्डिनरी डिलीजेंस या केयर एंड एफर्ट, मतलब हमें उसके लिए जब बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है, एफर्ट नहीं लगाना है, ध्यान नहीं देना है, आसानी से उसको कैच किया जा सकता है। तो जब इस तरह की बात है और आपने वो चीजें कंसिडर नहीं करी तो उस केस में आप लायबल होंगे। इट मीन्स की जो अदर पार्टी है उसके लिए ये मिस रिप्रेजेंटेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। इनवैलिड हो जाएगा सर ना ये? इनवैलिड नहीं होगा, ये वैलिड होगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाया उसमें आसानी से वो जो मिस रिप्रेजेंटेशन था पकड़ा जा सकता था, लेकिन आप उसे पकड़ नहीं पाए, तो ये आपकी गलती है, ठीक है। हाँ, ठीक है। जहाँ पे ऐसी कुछ चीजें हैं जो इस तरह से आपने बताया समझाया जो आसानी से पकड़ में नहीं आ सकता है, तो उस केस में हम इसको कंसीडर करेंगे। जैसे हमने अभी मिस रिप्रेजेंटेशन वाले कार और पेट्रोल वाला माइलेज का एग्जांपल लिया, तो माइलेज तो तभी पता चलेगा जब हम उसको यूज करेंगे, तब जाके हम कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन गाड़ी देख के तो हम नहीं बता सकते ना कि हाँ ये 40 के स्पीड में चल रही है। तो इस तरह से जब आप निगोशिएट कर रहे हैं, वहां पे ही अगर फर्स्ट इंस्टेंस में ही पता चल जाए और आपने उस चीज को कंसीडर नहीं किया तो ये फिर आपकी गलती है। मिस रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी मेड इधर डायरेक्ट टू द अदर पार्टी और बी मेड बी मेड टू द थर्ड पार्टी बट विथ क्लियर इंटेंशन टू कम्युनिकेट इट टू अदर पार्टी। क्या मतलब समझे? या तो डायरेक्टली हम उसको बता सकते हैं या फिर हम किसी तीसरे रास्ते से उसको बता सकते हैं, इंटेंशन होने से कि उसको पता चले। इफ सच इंटेंशन ऑफ कम्युनिकेटिंग इज लैकिंग देयर इज नो मिसरिप्रेजेंटेशन। मतलब आपने किसी तरीके से खुद से या फिर किसी और तरीके से मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं किया तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इफेक्ट देख लो। इफेक्ट में क्या होगा, क्योंकि मिस रिप्रेजेंटेशन हमारा वॉइडेबल में आता है, तो यानी जो अग्रीव्ड पार्टी है वो इसको कैंसिल कर सकती है। पहली बात कि अग्रीव्ड पार्टी के द्वारा ये एग्रीमेंट कैंसिल किया जा सकता है। अब जो अग्रीव्ड पार्टी है उसके पास कुछ राइट्स है, कुछ ऑप्शन है। वो क्या क्या ऑप्शन है? तो पहला ऑप्शन तो है वॉइडेबल है, तो कैंसिल किया जा सकता है, जिसको हम कहते हैं रिसाइंड या कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। द राइट इज सब्जेक्ट टू सेवरल कंडीशन। कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल होंगे तो आप अलाउड हैं इसको कैंसिल करने के लिए। अदरवाइज दिस राइट इज लॉस्ट इन द फॉलोइंग केसेज। अब देखो ये
कुछ नीचे हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। इस केस में आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हैं, वॉइडेबल है, आपको कैंसिल करने का राइट है। आप जब चाहें कैंसिल कर सकते हैं, जब चाहें मतलब विद इन रीजनेबल टाइम के पीरियड में कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन है जहां पे आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते। पहला क्या है, जैसे हमने बोला कि ऑर्डिनरी केयर और एफर्ट जहां पे आप लगा के मिस रिप्रेजेंटेशन को फाइंड कर सकते हैं, वैसा हो रहा है तो आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। जो आसानी से पता चले उसके बारे में आपने कंसिडर नहीं किया। दूसरी चीज, कंसेंट आपका मिस रिप्रेजेंटेशन से इंड्यूस नहीं हुआ है, तो ये तो सिंपल पॉइंट है। जहाँ पे मिस रिप्रेजेंट हुआ ही नहीं है तो हम किसी को जानबूझ के गलत तरीके से बोल के मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है तो ब्लेम करके हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, जहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कंसेंट नहीं लिया गया है, तो वहां पे कैंसिल नहीं कर सकते। तीसरा चीज, आफ्टर कमिंग टू नो अबाउट मिस रिप्रेजेंटेशन, आपने खुद ही एक्सप्रेस किया, ठीक है, एक्सप्रेसली फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, आपने खुद ही कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट किया, या फिर कुछ इस तरह से आपने एक्ट किया जिसके लगा कि आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, तो उस केस में भी हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब कैंसिल नहीं कर सकते हैं। क्या हो गया गले को। चौथा, इफ बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिसाइड है, मतलब कैंसिल किया जाए, अगर थर्ड पार्टी एक्वायर सम राइट इन द सब्जेक्ट मैटर इन गुड फेथ और सम कंसिडरेशन, जैसे एक्स और वाई के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वाई के बीच में रिप्रेजेंटेशन हुआ, मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ, लेकिन उसके पहले कोई थर्ड पार्टी आके इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो जब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाएगी, मान लो एक्स वाई और जेड है, तो एक्स ने क्या किया, वाई से कुछ चीजें खरीद लिया और फिर जेड को सेल कर दिया। यहाँ पे एक्स वाई के बीच में हो सकता है कि कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ हो। अब यहाँ पे एक्स से जेड की तरफ जो मटेरियल था, गुड था, जो भी था आइटम, वो मूव कर गया। तो जब तक ये कंसिडरेशन नहीं हुआ है, इसके पहले आप कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन जब राइट आपका ट्रांसफर हो जाएगा थर्ड पार्टी को, तब आप नहीं कर सकते हैं। इफ द parties cannot be restored their original position, अगर ओरिजिनल पोजीशन पे हम उनको रिस्टोर नहीं कर सकते हैं, जैसे एक्स और वाई दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट किया और किसी तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट में मान लो आइटम था उसमें किसी तरह से चेंज आ गया, तो हम एक तरह से रिइम्बर्स नहीं कर सकते ओरिजिनल चीज। तो जब रिइम्बर्स नहीं कर सकते हैं ओरिजिनल चीज, तो हम यहाँ पे फिर कैंसिल नहीं कर सकते। कैंसिल तो तभी करेंगे ना, जब आप, जैसे किसी से आपने कोई गुड्स लिया और गुड्स आपके पास एज इट इज पड़ा हुआ है, उसमें किसी तरह से बदलाव नहीं हुआ है, और आपका कॉन्ट्रैक्ट है मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो फिर आपको वो गुड्स वापस तो करना पड़ेगा ना। लेकिन कहीं ना कहीं किसी तरह से उसमें किसी तरह से बदलाव आ गया या फिर टूट फूट हो गया, तो आप सामने वाले को क्या देंगे। तो यानी आप उसी ओरिजिनल पोजीशन पे, जैसे हम यहाँ अमेजन से डिलीवरी वगैरह मंगाते हैं पैकेज, तो क्या बोलता है कि सारा पैकेट वैसे ही होना चाहिए, ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए, बिल्स वगैरह, और ओरिजिनल जो इसका पैकेजिंग है वो भी होना चाहिए। तो नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा। तो इसी तरह से कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जो वॉइडेबल है, यानी मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हुआ है, तो दूसरे पार्टी को आप ओरिजिनल पोजीशन में रिस्टोर कर सकते। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये संभव नहीं है कैंसिल करना। अच्छा, एक पॉइंट और है, इफ द एग्री पार्टी थिंक्स इट प्रॉपर ही मे एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो इसमें तो कोई है नहीं, मतलब जब सब कुछ ठीक ठाक है तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कर सकते हैं। He may compel other party to put him in a position in which he would have been if the representation had been true, ठीक है। चलो, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया।